जय हिंद, जय हिंद सभी को। वेरी गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप सभी का जो है आज तारीख है हम लोग की 25 जनवरी, जिसमें आप सभी का इस शिक्षा संवाद समूह में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी या फिर जो एमएड कर रहे हैं या एमए इन एजुकेशन से जो अपना पीजी कंप्लीट कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशन। एजुकेशन का जो पहली यूनिट है वो एनटीए यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है उससे भी संबंधित है, इसलिए ये वीडियो और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यूनिट कौन सी यूनिट फर्स्ट को डिस्कस करी। यूनिट फर्स्ट में हम लोग सेक्शन ए कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। सेक्शन ए के बाद हम लोगों ने सेक्शन बी पर चले। सेक्शन बी में वेस्टर्न फिलॉसफी है। वेस्टर्न फिलॉसफी को हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर कर लिया है। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, आइडियलिज्म पढ़ा है। आइडियलिज्म पढ़ा है, ठीक है। आइडियलिज्म के बाद रियलिज्म पढ़ा है। रियलिज्म के साथ आज सुबह नेचुरलिज्म। हम लोगों ने नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म भी हम लोगों ने पढ़ ले रियलिज्म पढ़ जी लिया है, सर। ठीक है। इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। जब इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है तो अब हम लोगों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो प्रैग्मेटिज्म पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रैग्मेटिज्म। हाँ, प्रैग्मेटिज्म की बात हम प्रयोजनवाद। करेंगे, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म जिसको हिंदी में हम प्रयोजनवाद बोलते हैं। प्रयोजन वाद हिंदी में बोला जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग अपनी जो पिछली क्लासेस करी, पिछली क्लासों से संबंधित हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आइडियलिज्म में भी इसमें क्या, इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर आपके क्या बताए थे? प्लेटो बताए थे आपने। फिर इसके रियलिज्म की बात हाँ करें तो सर, प्लेटो। रियलिज्म के कौन है? एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। ठीक, एरिस्टोटल है। जबकि नेचुरलिज्म की बात हम करते हैं, नेचुरलिज्म की बात जब कभी जोला। करते हैं तो रूसो का नाम सबसे ज्यादा आता है, जबकि इसके कौन है? इमाइल लेकिन जोला फादर है। इमाइल जोला। हाँ। हाँ, जी इमाइल सर। जोला है आपके, ठीक, जी इमाइल सर। जोला है यहाँ पर, ठीक है। ये तीन लोग हैं यहाँ पर। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इसमें रूसो फेमस हुए थे। कि कौन फेमस हुआ था? रूसो फेमस हुए थे। रूसो की एक किताब का भी नाम है जिसका नाम है एमील। इमाइल सर। हाँ, हाँ, इमाइल। इमाइल। जिसको एमील बोलते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सविता जी ने, गुड इवनिंग सर। सोनाली जी और शैलवी, सभी का स्वागत है, ठीक। तो यहाँ पे नेहा भी आ गई। चलिए, यहाँ पर इतनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज हम प्रैग्मेटिज्म की डिस्कस करेंगे। तो प्रैग्मेटिज्म में क्या चीजें हुई, किन किन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके तो विस्तार से बात करेंगे आज हम लोग, ठीक। सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म की बात करेंगे कि प्रयोजनवाद जो है वह पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो मनुष्य के केवल व्यावहारिक पक्ष पर भी विचार करती है। मतलब ओनली बिहेवियरल पर पूरा फोकस करती है। इसलिए इसको अंग्रेजी में इसको प्रैग्मेटिज्म कहा गया है। अंग्रेजी में क्या कहा गया? प्रैग्मेटिज्म कहा गया है, जिसको प्रयोजनवाद हम लोग बोलते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के प्रैग्मा से बना है। किससे बना है? प्रैग्मा से, ठीक है। प्रैग्मा से बना है, ठीक, प्रैग्मा से बना है। और इसे या कुछ लोग इसको जानते हैं, कुछ लोग इसको प्रैग्मा से मानते हैं, या अथवा करके लिखेंगे, अथवा या और करके लिखेंगे कि यह जो है प्रैग्मेटिकोस कहीं कहीं मिलता है हम लोग को। क्या मिलता है? ठीक है, क्या मिलता है? प्रैग्मेटिकोस, ठीक। प्रैग्मेटिकोस कहीं कहीं लिखा मिलता है हम लोगों को। तो प्रैग्मेटिकोस क्या हो जाएगा? ठीक है, प्रैग्मेटिकोस की जब हम बात करते हैं तो प्रैग्मेटिकोस आता है। तो ये क्वेश्चन आएगा कहां से? तो ये क्वेश्चन आपका आएगा एंट्रेंस एग्जाम में।
या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो, मैं भी उसमें पूछ सकते हैं, या पीजीटी का हम लोग एग्जाम देते हैं तो वहां पर पूछ लेते हैं, ठीक है, ये सब चीजें सर। पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर या फिर जो लोग बीए एमए बीए का एग्जाम देते हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रैग्मा या प्रैग्मेटिकोस का अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। सर इसमें स्लाइड कट रही है सर, स्लाइड कट रही है। ठीक है, तो हाँ चलो सेकंड देखते हैं, तो इसमें इतनी बात करते हैं यहाँ पर सर स्लाइड कट, हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पर सर क्या सर कितना पढ़ा दिया, क्या हो गया, कुछ नहीं, कितना अभी पढ़ा बस दिया शुरू सर। करा है मैंने ना, ठीक है। तो यहाँ प्रैग्मेटिकोस से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करते हैं, इतनी बातें जानते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि प्रयोजनवाद है, प्रयोजनवाद को अंग्रेजी में हम लोग प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, जो कि प्रैग्मेटिज्म जो है कौन से लैटिन भाषा से बना है कि ग्रीक भाषा से बना है, ये ध्यान रखना है कि ग्रीक भाषा से बना हुआ है, ग्रीक भाषा के प्रैग्मा से बना हुआ है या प्रैग्मेटिकोस से बना हुआ है। इसका मीनिंग क्या होता है, कुछ लोग इसको बोलते हैं व्यावहारिकता और कुछ लोग इसको क्रिया से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यावहारिकता और या फिर एक्शन। हाँ, व्यावहारिकता या फिर क्रिया, जैसा कि आपने बोला एक्शन, बिहेवियर से लेते हैं या फिर एक्शन से लेते हैं, ठीक, एक्शन से लेते हैं। तो हम लोगों के माइंड में एक चीज बैठ गई ना कि यह दर्शन जो है मनुष्य के व्यावहारिक पक्ष पर ही विश्वास करता है और समस्त सृष्टि को क्रियाशील क्रियाओं का परिणाम मानता है। मतलब कि ये पूरा संसार का जो निर्माण हुआ है ये ऐसे नहीं हुआ, किसी न किसी रीजन से, किसी न किसी काम करने से ही हुआ, इसलिए इसको अंग्रेजी में प्रैग्मेटिज्म कहा गया है। लेकिन कुछ भारतीय विद्वानों की अगर हम बात करें तो इसे प्रयोजनवाद की संज्ञा देते हैं और हमारे देश में इसी के नाम से इसको जाना जाता है। भारत में इसके फादर, हाँ बोले सर इसका फादर अभी बताते हैं वन बाय वन, पहले इसकी कहानी तो समझो, फाउंडर की बात भी 3 लोगों के नाम आएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि किसका हम कहां पर प्रयोग करें, अपने प्रश्नों का सही उत्तर हम कहां पर दे पाएंगे, सब बताएंगे वन बाय वन, ठीक। जब इतनी बातें हो गई फिर आता है कि पाश्चात्य जगत में जो वेस्टर्न कल्चर था, वेस्टर्न कल्चर में प्रयोजनवादी विचारधारा की झलक जो है सबसे पहले कहां देखने को मिलती है, ये बताते हैं हेराक्लिटस थे। हेराक्लिटस ने के विचारों में सबसे पहले मिलती है, उसने या उन्होंने इस संसार को परिवर्तनशील बताया। किसने बताया, हेराक्लिटस ने संसार को परिवर्तनशील बताया और कहा कि सभी वास्तविक चीजें परिवर्तनशील है। सर नमस्कार। गुड इवनिंग सर। यहाँ पर बोला है उन्होंने कि यह संसार, अब देखिए हेराक्लिटस की लाइन याद रखना कि हम कह रहे कि इस संसार को परिवर्तनशील बताया और कहा कि सभी वास्तविक चीजें जो है वह परिवर्तनशील है, इसलिए शाश्वत सत्य कुछ भी नहीं हो सकता है। वही प्लेटो के पूर्व अगर विचारकों को देखेंगे, सोफिस्टों की विचारधारा में भी प्रयोजनवाद के कुछ दर्शन मिलते हैं, हमें दिखाई पड़ते हैं। ये सभी मनुष्यों को मापदंड मानते और सत्य की खोज करते। इन्होंने कहा कि मनुष्य नित्य नए अनुभव करता रहता है और सत्य की खोज करता रहता है, ये ऐसी चीजें चलती रहती है। लेकिन हमारे मन में सहज ही एक प्रश्न आता है, जब इतनी चीजें चल रही है तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज होगी जो स्थिरता की बात करेगा। तो यहाँ पर मैंने एक और आपको बताया था कि इसमें जो है क्षण भंगुरता की बात करी थी ना कि ये क्षण भंगर समय समय पर कुछ समय बदलता रहता है। अब क्षण भंगुरता की बात हम किस दर्शन में करते हैं बताओ, भारतीय दर्शनों में अगर हम जाएं तो बताइए। बौद्ध दर्शन। और लोग बताओ। बौद्ध दर्शन में बौद्ध दर्शन जिसमें एक लाइन होगा क्षणिकवाद,
ना, क्षणिक दर्शन बोलते हैं ना, तो बहुत दर्शन नहीं बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इतनी चीजें तो हम लोग को क्लियर हो गई कि अब ये प्रैग्मेटिज्म होता कैसी, छोटी सी एक झलक दिख गई। लेकिन इसी झलक को देखने के साथ साथ हम अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब इस पे जानेंगे कि इसको लाने का काम किसने किया। अगर जॉन लॉक से हम इनको शुरू करते हैं कि जॉन लॉक जो है, जॉन लॉक के विचारों में भी दिखाई देता है। तो जॉन लॉक ने ऐसा क्या कहा था जो उनके विचारों में, उनके थिंकिंग में प्रैग्मेटिज्म की कुछ लाइनें मिलती हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें, लॉक कहते हैं लोके, ठीक है, कौन कहता है, लोके कह रहे हैं। लोके ने देखिए क्या कहा, लोके ने कहा, जो बताया उनका भी नाम लिख दीजिए जी। पहले जो बताया ना कि संसार को परिवर्तनशील माना है, क्रिस्टल, हाँ, हेराक्लिस्टिस या हेराक्लिस्टस नाम आता है, ये प्रयोग। अब देखिए लोके ने क्या कहा, जॉन लॉक ने कहा कि हम सब वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना, हम सभी को या हमें जो है सब वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना उतना आवश्यक नहीं है जितना उन वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना जो हमारे जीवन से संबंधित है। मतलब कि इन्होंने, लॉक ने क्या कहा कि हमारे जीवन से जो वस्तुएं जरूरी है उनका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। कौन से, जीवन से संबंधित वस्तुओं का ज्ञान होना। आप छोटी सी लाइन में याद रख सकते हैं, जीवन से संबंधित, ठीक है, जीवन से संबंधित वस्तुओं का ज्ञान होना है, ठीक, ज्ञान होना। यही इन्होंने बोला कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर प्रयोजनवादी विचारधारा की झलक हमें 16वीं शताब्दी में जब हम देखते हैं तो फ्रांसिस बेकर का नाम भी आता है। तथा जब इसी के थोड़े से 2 कदम आगे बढ़ते हैं, जब समाज का विकास होता है, जो आगस्ट काम्टे हम लोग पढ़ते हैं, तो आगस्ट काम्टे के विचारों में भी हमें दिखाई देता है। तो आगस्ट काम्टे ने ऐसा क्या कहा होगा जो उनके विचारों में दिखाई दिया, उन्होंने कहा कि सभी जीवन और इसलिए सभी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के साथ चले जिससे वह बुद्धिपूर्ण तथा उपयोगी हो। तो यहाँ पर समाज के साथ परिवर्तन होने की बात आगस्ट काम्टे ने करी, तो वहां पर भी हमें दिखाई देता है। लेकिन अभी तक ये सही रूप में निकल कर नहीं आया था। तब 19वीं शताब्दी में एक लोग होते हैं, कौन होता है, सीपी पियर्स, जिसको चार्ल्स पियर्स बोलते हैं, सॉरी चार्ल्स सैंडर्स पियर्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स 1905 में। हाँ, चार्ल्स सैंडर्स, ठीक है, क्या पढ़े, चार्ल्स सैंडर्स, ठीक, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स की नाम आती है, ठीक। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स का जब नाम आता है तो सबसे पहले इसको सैंडर्स पियर्स, ये चार्ल्स सैंडर्स पियर्स हम लोग कहते हैं, तो सबसे पहले इनका नाम आता है पहले नंबर पे। इन्होंने क्या किया था, अब इन्होंने अगर कहा जाए कि प्रयोजनवाद को आधुनिक दर्शन के रूप में जन्म दिया इन्होंने, मतलब कि फर्स्ट थिंकर ये थे जो सही रूप में लाने का काम किया था, किसको, प्रैग्मेटिज्म को लाया था। फिर दूसरे पॉइंट पे कौन आता है, इनकी ही बातों को थोड़ा आगे और कौन ले गए, पियर्स के बाद पियर्स के कामों को विलियम जेम्स जो है आगे बढ़ाकर लेकर गए। कौन लेके गए, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स ने इनके कामों को आगे बढ़ाया। अब जेम्स के बाद कौन आए, जेम्स के बाद आए आपके जॉन डीवी, अब जॉन डीवी का नाम भी आया। तो ये 3 लोग बहुत महत्वपूर्ण है। जॉन डीवी के साथ साथ आपको डॉक्टर शिलर भी पढ़ने को मिलेगा, डॉक्टर शिलर भी पढ़ने को मिलेगा। तो इन चारों के नाम सबसे ज्यादा हमको पढ़ने को मिलते। वहीं पर इसमें एक इनके शिष्य जॉन डीवी के शिष्य कौन थे आपके, किलपैट्रिक।
किलपैट्रिक का नाम भी हम लोग को पढ़ने को मिलता है। किलपैट्रिक के साथ मॉरिसन का नाम भी हम लोग को पढ़ने को मिलता है। किसका नाम? मॉरिसस। मॉरिसन का नाम भी हम लोग मॉरिसन। को पढ़ने को मिलता है। आज ऐसे प्रयोजनवादी विचारधारक थे जो सबसे ज्यादा काम किया, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा फेमस कौन हुए? सबसे ज्यादा फेमस ये हुए, डीवी। ठीक, सबसे ज्यादा फेमस कौन हुए थे? जॉन डीवी हुए थे। तो इसलिए जब कभी प्रयोजनवाद की बात आती है तो हम लोग जॉन डीवी के नाम से ही जाने जाते हैं। जैसे हम नेचुरलिज्म की बात करते हैं तो रूसो का नाम पहले हमारी जीवन पर आएगा, बाद में उनके फाउंडर का नाम आता है। लेकिन इसी प्रकार इसमें भी अब बात आती है कि इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। जब कभी भी आपके सामने ये 4 ऑप्शन हो तो सबसे पहले नंबर पे, इसलिए मैंने नंबर लिख दिया, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स को लगाएंगे। ये नहीं मिलते विलियम जेम्स लगाएंगे। विलियम जेम्स नहीं मिलेंगे तो जॉन डीवी को लगाएंगे। फिर अगर जॉन डीवी नहीं मिलते हैं तो डॉक्टर सिलर को लगाएंगे। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि समाज मतलब शिक्षा में प्रयोजनवाद को लाने का श्रेय किसको जाता है। अगर ये लाइन कहीं पर लिखी मिल जाएगी तो सीधे ये 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपको जॉन डीवी लगाना ही आपका सही उत्तर माना जाएगा। आपका क्लियर है यहाँ पर? इतने पॉइंट बताओ सभी लोग। यस सर। फिर इतने पॉइंट्स क्लियर हुए कि यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे और उन क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरीके से देना है। ठीक है, किस तरीके से आप अपने जवाब को तैयार रखेंगे किसी को बताने के लिए, या कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन से देखने के लिए। ठीक है, अब देखिए इनमें और भी बातें क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं pragmatism is that thinking of Western philosophy which believes that this universe is result of different element and action and believes that this physical world is only truth and there is no spiritual world। अब देखिए इन्होंने क्या बातें कही, इन्होंने कहा कि जो प्रयोजनवाद है, व्यावहारिकतावादी, जो पश्चिमी दर्शन की जो सोच है, वो कहते हैं, जो ये मानते हैं कि यह ब्रह्मांड, क्या, यह ब्रह्मांड विभिन्न तत्वों और कार्यों का परिणाम है। क्या? विभिन्न तत्वों और कार्यों का परिणाम है। और ये लोग ये मानते हैं कि यह भौतिक संसार केवल सत्य है, इसके अलावा कोई आध्यात्मिक दुनिया नहीं है। मतलब कि अगर हम इनकी मेटाफिजिक्स में जाएं, ठीक, मेटाफिजिक्स में जाए हम, और मेटाफिजिक्स में सबसे पहले वर्ड की ही बात होगी। ठीक, वर्ड की ही बात होगी। तो पहले नंबर पे इन्होंने स्पिरिचुअल को रिजेक्ट कर दिया, वो स्पिरिचुअल को रिजेक्ट कर दिया, स्पिरिचुअल वर्ड को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और दूसरा जो तो फिजिकल वर्ड, फिजिकल वर्ड को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इन्होंने इसको रिजेक्ट किया, कहा कि ये सब भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अलावा और कोई संसार नहीं होता है। इन्होंने ईश्वर के विषय पर चर्चा ही नहीं करी। अगर सही तरीके से कहा जाए तो ईश्वर पर चर्चा तो ये लोग करते ही नहीं है, ये लोग सीधे ज्ञान की बात करते हैं। ठीक, अगर इन्होंने तो इन्होंने, हाँ बोलिए सर। नेचुरलिज्म ने भी तो ईश्वर पे चर्चा नहीं की। अगर क्वेश्चन आता है कि पहले किसने ईश्वर पे चर्चा नहीं की तो किसका नाम लगा देंगे? क्योंकि ईश्वर की बात ये लोग करते ही नहीं। जो भौतिकवादी होगा ना वो ईश्वर की बात करेगा ही नहीं। अगर हम भारतीय दर्शन में भी चले जाएं तो भारतीय दर्शन में कोई भी ईश्वर की बात नहीं करता है। मीमांसा तो केवल तर्कों पर ही बात करता है। जय न्याय भी जाओगे, न्याय में भी कुछ देर के लिए ईश्वर को मानते फिर हटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मीमांसा और वैशेषिकी, मीमांसा में भी क्या कहा गया था, मीमांसा में भी धर्म संबंध, कर्म से संबंधित पूरी की पूरी बातें बताई गई थी। वहां पे अगर हम सांख्य दर्शन की, वो वेदांत दर्शन की बात करें तो वेदांत दर्शन वैष्णवी परंपरा को मानती है, जो अद्वैत वेदांत का रियल फॉर्म है। तो वहां पर एक वैष्णवी परंपरा या अलग अलग चीजें मानते, कोई भी ईश्वर के अस्तित्व को सही तरीके से बताने में असफल रहा है। इसलिए सब लोग आधी अधूरी चर्चाएं करते हैं।
ठीक। लेकिन पाश्चात्य, अब अगर हम ये तुलना करें कि भारत के दर्शन को ले और पाश्चात्य के दर्शन को ले, तो कैसे हम लोग उनसे आगे हैं, क्योंकि आपका डॉक्टर कौन थे, राधा कृष्णन जी। डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने कहा कि इस संसार में उपनिषद से बड़ा कुछ है यही नहीं, मतलब कि जहां तक आप सोच सकते हो, आपके सोचने की विचारधारा के बाद जो भी सोचता है वो उपनिषदों में लिखा है, मतलब कि इन्होंने लिमिटेड कर दिया कि इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए पाश्चात्य वाले चाहे जितना ज्ञान अपना झोंक दे, लेकिन हम लोगों से आगे कभी भी नहीं निकल सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास उपनिषद है, और उपनिषद जो है ज्ञान का भंडार है आपका। ठीक, तो इसलिए हम लोग आगे हैं और आगे ही रहेंगे हमेशा। ठीक, क्लियर यहाँ पर? बताओ दीजिए। मेटाफिजिक्स को भी तो रिजेक्ट किया है ना, ये बोल के कि रियलिटी लगातार चेंज होते रहती है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया था ना कि संसार को परिवर्तनशील माना है, इसकी वजह से इन्होंने तो मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट ही कर दिया था, प्रैग्मेटिज्म। हाँ, अभी तो हम लोग बात करेंगे ना, अभी तो हमने अभी के इतनी चीजें बात करी, अभी मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट क्यों करते ये भी बता देंगे ना। जैसा कि आपने बताया कि इन्होंने कहा कि कोई भी वर्क जो है, इसीलिए तो इनके एम्स जो है एक निश्चित स्थान पर रहते हैं। एम्स या हम लोग के उद्देश्य हमेशा बदलते रहते हैं, तो जब एम्स और उद्देश्य सब कुछ बदल रहे हैं, तो मेटाफिजिक्स में ही तो हम उद्देश्य की बात करते हैं, और इनके उद्देश्य दिन ब दिन बदलते रहते हैं, इसलिए इन्होंने मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट कर दिया और हटा दिया। लेकिन वहां पर अभी हम आएंगे, आने से पहले कुछ बातों को हम लोग जान लेंगे। यहां पर सबसे ज्यादा एक नाम फेमस आता है रॉस का, ठीक है, रॉस का नाम आता है, या इनसे संबंधित कोटेशन हम लोग के एग्जाम में आ सकता है। इनका कोटेशन है कि व्यावहारिकता अनिवार्य रूप से एक मानवतावादी दर्शन है। ये लाइन लिख लीजिएगा कि व्यावहारिकता अनिवार्य रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो बनाए रखता है हम सभी को। कह रहा कि प्रैग्मेटिज्म इज इसेंशियली अ ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी मेंटेनिंग। ठीक, तो ये किसकी लाइन है? रॉस की लाइन है। अब आपको हिंदी वाली लाइन एक बार रिपीट कीजिएगा। हाँ, नहीं, अगर आपको याद है कैसे, जिसमें व्यावहारिकता को अनिवार्य बनाया है, और इसके साथ एक वो मानवतावादी दर्शन इसको कहा है, मतलब व्यावहारिकता को अनिवार्य मानते हुए मानवतावादी दर्शन कहा गया है। किसने कहा है? रॉस ने कहा है। ठीक है सर। सर, व्यावहारिकता अनिवार्य रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो नहीं सर, व्यावहारिकता अनिवार्य रूप से, हाँ, ये लिख के आगे नहीं लिखते, एक मानवतावादी दर्शन है। अच्छा सर, ठीक, एक मानवतावादी दर्शन है। ठीक है, अब इसके एक्सपोनेंट की अगर हम बात करेंगे, तो एक्सपोनेंट में कौन कौन आएंगे? विलियम जेम्स आएंगे, चार्ल्स पियर आएंगे, सिलर आएंगे, जॉन डीवी आएंगे, किलपैट्रिक आएंगे, और मॉरिसन्स आएंगे। अनेक नाम हम लोग को पढ़ने को मिलते हैं। अब यहीं से जब व्यवहारवाद आया, उसी के बाद से क्या हुआ कि 1879 में जो है जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण होता है, जहां से दर्शन से मनोविज्ञान एक अलग होकर एक अलग शाखा के रूप में उनका विकास होता है। वहीं से सबके सब चीजें शुरू हो जाती हैं, मनोविज्ञान का विकास होना धीरे धीरे, तो यहीं से निकल कर जाता है वहां पर वो। ठीक है, तो ये पूरी कहानी जब हम लोग साइकोलॉजी पढ़ेंगे, साइकोलॉजी को भी पुरानी चीजों से जोड़कर ही हम बताएंगे, तो वहां पर भी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा कि उनका इतिहास क्या था ना, उनका इतिहास क्या था। अब प्रैग्मेटिज्म की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें बहुत सी चीजें इन्होंने बोली है, बहुत सी बातें बोली है, लेकिन हम एक एक वन पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इनके सिद्धांत की बात करेंगे, तो इन्होंने बोला कि ट्रूथ इज एवर चेंजिंग। अब देखिए, सत्य हमेशा बदलता रहता है। क्या रहता है? सत्य हमेशा बदलता रहता है। इसी के लिए एक लाइन दी गई थी, मैंने इससे पहले भी जब पढ़ा रहे थे, कि ईमानदारी एक अच्छी नीति, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बताई गई थी, जो कि प्रैग्मेटिज्म से है। और इसी लाइन से कि सत्य हमेशा बदलता रहता है, ट्रूथ इज एवर चेंजिंग। ठीक, फिर उन्हें बोला कि समस्याएं सत्य के उद्देश्य है, जो हमें प्रॉब्लम्स है, उन्होंने बोला कि द प्रॉब्लम्स आर द मोटिव्स ऑफ ट्रूथ।
हम लोग को बढ़ावा देती हैं, समस्याएं कि हम लोग को काम करने के लिए प्रयत्नशील करती हैं। और उन्होंने बोला कि सामाजिक और लोकतांत्रिक मूल्य पर ये लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, एम्फेसाइज ऑन सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में बताते हैं। इन्होंने जनशक्ति पर महत्व दिया है, और इन्होंने फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी पर, लचीलेपन में विश्वास किया है इन्होंने। रियलिटी इज मेकिंग, ये लाइन लिखिएगा, रियलिटी इज मेकिंग, रियलिटी इज मेकिंग। इस लाइन को हम लोग बहुत ही ध्यान से देंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा उन सबसे नहीं बनेगा, क्वेश्चन यही बनेगा। रियलिटी इज मेकिंग, रियलिटी इज ट्रूथ की बात आएगी तो कौन सा दर्शन आएगा बताओ जरा। रियलिटी इज ट्रूथ, ये या ये, मतलब आइडियलिज्म, रियलिज्म या नेचरलिज्म, बताओ कौन सा आंसर होगा। रियलिज्म सर, रियलिज्म, रियलिज्म। क्या बोल रहे, रियलिटी इज ट्रूथ, सर आइडियलिज्म ना सर, आइडियलिज्म में आइडियलिज्म सर, हाँ आइडियलिज्म आइडियलिज्म होगा सर। तो इसलिए ये माइंड, अब अगर आएगा माइंड ओवर मैटर, तो माइंड ओवर मैटर में कौन आएगा, ये आएगा या ये आएगा बताओ। माइंड ओवर आइडियलिज्म और मैटर ओवर माइंड आएगा तो ये आ जाएगा। रियलिज्म माइंड और मैटर, और नेचरलिज्म माइंड और मैटर दोनों को किससे बना मानता है, एटम से बना मानता है। तो ये हो जाता है। फिर इतनी चीजें हम लोगों में देखते हैं। इन्होंने कहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैन पावर, इन्होंने जनशक्ति का महत्व बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन पावर। इन्होंने बोला इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन्होंने वर्तमान और भविष्य का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान बताया कि सभी को महत्वपूर्ण मानना है यहाँ पर। ठीक, किसी भी चीज को ये हटाते नहीं है। अभी जब अगर इनके फॉर्म्स की बात करेंगे तो इनके मुख्य रूप से 3 फॉर्म्स है, इस फॉर्म्स को याद रखना है। फॉर्म्स या इनके 3 प्रकार भी कह सकते हैं, 3 फॉर्म्स भी कह सकते हैं। तो इनके 3 फॉर्म्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपको मिलेगा ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, लिख लीजिएगा। ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म होता है पहले नंबर पे, ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे लिखिए, दूसरे नंबर पे आपका आएगा एक्सपेरिमेंटल आएगा आपका, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल आएगा दूसरे नंबर पे। प्रैग्मेटिज्म इसमें जोड़ लीजिएगा, ठीक, प्रैग्मेटिज्म, ठीक। फिर और क्या आएगा आपका तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये बायोलॉजिकल, हाँ। फिर इसमें नॉमिनलिस्टिक आएगा, बायोलॉजिकल है ना, नॉमिनलिस्टिक भी आएगा। बायोलॉजिकल तो नेचुरलिज्म, फिर इसके बाद बायोलॉजिकल भी आएगा। अच्छा इसमें भी आंसर बायोलॉजिकल, हाँ बायोलॉजिकल है, हाँ इसमें बायोलॉजिकल आएगा। अब देखिए सबको हम लोग पढ़ते हैं, अब 1 बाय 1 जब हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर, तो डिस्कस करते हुए हम बताएंगे भी इसमें और क्या क्या चीजें आने वाली हैं, बताएंगे इसके बारे में काफी अच्छे से। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, याद रखिएगा इनके फाउंडर के नाम भी हम लोग आगे लिखते चलेंगे ना, ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो किसी भी प्रकार की। सर इसकी हिंदी बता दीजिएगा। हाँ, हिंदी भी हम लोग लिखते चलेंगे। सबसे पहले इसको ह्यूमनिस्टिक को बोलते हैं मानवतावादी, लिख लीजिएगा, ह्यूमनिस्टिक को हम बोलते हैं मानवतावादी, ठीक, मानवतावादी, ठीक। अब मानवतावादी की बात किसने करी है बताइए, तो हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। तो मानवतावादी में सबसे पहले जाने होता क्या है। इन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी, इस विचारधारा के अनुसार ओनली दोज थिंग्स और प्रिंसिपल आर ट्रू which satisfy the need, ठीक है, which satisfy the needs, requirement, aspirations and objectives of human being
एंड कैटर टू द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। मतलब इस विचारधारा के अनुसार केवल वे चीजें या वे सिद्धांत ही सत्य हैं जो मनुष्य की किसकी आवश्यकता को, मतलब कि नीड्स को बता रहे हैं, नीड्स को, फिर आवश्यकताओं के साथ साथ आकांक्षाओं को, जिसको रिक्वायरमेंट बोलते हैं। रिक्वायरमेंट के साथ साथ इन्होंने बोला एस्पिरेशन, ठीक है, एस्पिरेशन को एंड ऑब्जेक्टिव्स को। एस्पिरेशन में आकांक्षाएं होती हैं, रिक्वायरमेंट और नीड का मतलब होती है आवश्यकताएं होती हैं आपकी, और ठीक है, रिक्वायरमेंट और नीड का मतलब होती है आवश्यकता, और आपका एस्पिरेशन का मतलब होती है आकांक्षाएं। एस्पिरेशन, ठीक है, एस्पिरेशन मीन्स होता है आकांक्षाएं, ठीक है, आकांक्षाओं की बात करते हैं, यहाँ पे ये आवश्यकता की बात है, आवश्यकता की बात करते हैं। नंबर 1 पर ये हो गया, नंबर 2 पर ये हो गया, मतलब नीड एंड रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, एस्पिरेशंस की बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। किसकी? ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य की बात करते हैं। यहाँ पर जब इतनी बात करते हैं तो ये सब कौन करता है, ये सब कहता है कौन, मानवतावादी विचारधारा। मानवतावादी विचारधारा क्या कहता है हमको, हमसे बताओ। मानवतावादी कहता है जो मानव की, हाँ बिल्कुल, जो मानव के लिए उपयोगी हो उसी को। तो इसकी बात जो है जेम्स और सिलर ने करी थी। किसने करी थी, नाम लिख लीजिएगा, जेम्स एंड सिलर। जेम्स एंड सर ओनली जेम्स, सिलर है, थिलर है, सिलर, हाँ सिलर। सर विलियम जेम्स है या फिर जेम्स? विलियम जेम्स। सर ये तो साइकोलॉजी वाले हैं क्या? हाँ हाँ, साइकोलॉजी। हम अभी आपको जब साइकोलॉजी पढ़ाएंगे तो साइकोलॉजी जो है वो दर्शन शास्त्र का पहले एक भाग रहा करती है, लेकिन 1879 में जर्मनी में जब पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनी, उस प्रयोगशाला के बाद से दर्शन से वो अलग होके एक उसका अलग क्षेत्र बन गया, तब जो है जाके बना। नहीं तो ये सब पूरी फिलॉसफी से ही निकला हुआ सब है, ठीक है। तो यहाँ पे जेम्स एंड सिलर का नाम आता है, किसमें, ह्यूमनिस्टिक में नाम आता है, ठीक है। किसका नाम आता है, जेम्स एंड सिलर का नाम आता है। फिर इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल की बात, किसका बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल की बात। तो एक्सपेरिमेंटल में जॉन डीवी का नाम आता है। एक्सपेरिमेंटल में आप लोग जानते ही हो कि एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर आएगा आपके सामने ह्यूमनिस्टिक से एक क्वेश्चन भी चाहे तो आप अपनी कॉपी और पेन में लिख लीजिएगा कि मानवतावादी व्यवहारवादियों का मानना है, अब लिखो, जो कुछ भी मेरे उद्देश्य को पूरा करता है। लिखिए सब लोग कि जो कुछ भी मेरे उद्देश्य को पूरा करता है, मेरी इच्छा को पूरा करता है, मेरा जीवन सत्य है। लिखिए सब लोग, वो पूरा करता है, हाँ, जो बोल रहे हैं जो कुछ भी मेरे उद्देश्य को पूरा करता है, मेरी इच्छा को पूरा करता है, मेरा जीवन सत्य है। मतलब व्हाट एवर फुलफिल माई पर्पस, satisfies my desire, develops my life is true। तो ये कौन कहता है, ये मानवतावादी कहते हैं। कौन कहता है, ये मानवतावादी वालों ने कहा है। ठीक, अब एक्सपेरिमेंटल वालों की बात करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल वालों में क्या बोला गया, इन्होंने कहा कि कुछ भी प्रयोगवादी, मतलब कुछ प्रयोगवादी केवल उसे ही सत्य मानते हैं जो प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरे। ये लाइन याद रखिए, जो प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरेगा
उसे ही इन्होंने सत्य माना है, बाकी और किसी चीज को इन्होंने सत्य नहीं माना है। इस विचारधारा के प्रवर्तक जो माने गए थे वो जॉन डीवी माने गए। कौन माने गए? जॉन डीवी। ठीक, जॉन डीवी इसके प्रवर्तक माने गए हैं। याद रखिएगा एक्सपेरिमेंटल के, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल के प्रवर्तक कौन माने गए? जॉन डीवी माने गए। इन्होंने बोला है कि इस विचारधारा के अनुसार वह बात या वह सिद्धांत ही सत्य है जिसे प्रयोग द्वारा सत्य के रूप में सत्यापित किया जाए। मतलब कह रहे अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी that things or principle is true which can be verified as true by experiment। इसलिए प्रयोगात्मक व्यवहारवादियों के अनुसार जो कुछ भी प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया जा सकता है वही सत्य है, या जो काम कर सकते हैं प्रयोग के आधार पे उसी की उन्होंने सत्य माना है। क्लियर? ये पॉइंट भी बताओ सभी को। जी सर। जी फिर में क्या बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल को? प्रायोगिक, प्रयोगात्मक या प्रायोगिक। ठीक, प्रयोगात्मक बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके आ जाता है आपका नॉमिनलिस्टिक। नॉमिनलिस्टिक को हम लोग बोलते हैं नाम रूपी प्रयोजनवाद। नाम रूपी इसको बोलते हैं, नाम रूपी। ठीक है, ये कहीं मिल नहीं रहा था तो मैंने गूगल से इस पे सर्च किया तो इसमें एक नाम आता है विलियम ऑफ ओकहम। ठीक है, एक नाम निकल कर आता है इसमें कि इनके फाउंडर का विलियम ऑफ ओकहम। ठीक, इनके फाउंडर का नाम ये निकल कर आता है विलियम ऑफ ओकहम। ठीक है, इन्होंने क्या बात कही थी? इन्होंने कहा कि अनुभव सिद्ध ज्ञान को ही इन्होंने सत्य माना है। क्या माना है? कि अनुभव के द्वारा जिस ज्ञान को हम सिद्ध कर सकते हैं उसे ही इन्होंने क्या माना है? सत्य माना है। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट यहाँ पर। लेकिन फिर वहीं पर जीव विज्ञानवादी या बायोलॉजिकल वाले में आते हैं तो इन्होंने क्या माना है? इन्होंने बोला है कि व्यावहारिकता का वह रूप जो मनुष्य की शक्ति या क्षमता को मूल्यवान बनाता है। क्या है? इन्हें पावर की बात करते हैं, मैन पावर या पावर की बात करते हैं। ठीक, ऐसी विचारधारा जिसमें मनुष्य की शक्ति या क्षमता को मूल्यवान बनाता है। यह शक्ति मनुष्य को समाज और पर्यावरण के साथ समायोजन करने में सक्षम बनाती है। जो हमें ताकत होती है हमारे शरीर का या हमारे बोलचाल का वो जैविक बायोलॉजिकल वे से इंपॉर्टेंट होती है। बायोलॉजिकल वे से हम लोग चीजों को देखते हैं ना, बायोलॉजिकल रूप पे। सर एक बार फिर से अरे बोल दीजिए सर, थोड़ा। इन्होंने कहा कि मनुष्य अपनी जैविक आवश्यकताओं की जब पूर्ति करना चाहता है तो वह समाज से, वातावरण से, लोगों से समायोजन करता है। मतलब दिस पावर इनेबल्स, कह रहा है कि दिस पावर इनेबल्स ए मैन टू एडजस्ट इन द सोसाइटी एंड विथ द इन्वायरमेंट। ठीक, मतलब कहता है कि यह जो है जब मनुष्य को जैविक आवश्यकता पड़ती है तो वह मनुष्य अपनी शक्ति का प्रयोग करके समाज और पर्यावरण के साथ समायोजित करने की क्षमता बना लेता है। तो वह अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्यों के अनुसार अपने वातावरण को बदलने में भी सक्षम बनाता है। और व्यावहारिकता के इस रूप को डार्विन के विकासवाद और प्राकृतिक चयन के सिद्धांत में देखा गया है। ठीक है, तो ये कॉमन है, ये डार्विन का जो विकासवाद सिद्धांत है इसमें भी मतलब प्रयोजनवाद वालों ने भी डार्विन के विकासवाद को माना है। जो कि मैंने बताया था, क्या बताया था? ऑर्गेनिज्म है पहले पॉइंट पे, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या था आपका, बताओ? पहले नंबर पे ऑर्गेनिज्म है, दूसरे नंबर पे प्लांट्स है, तीसरे नंबर पे फाउना है, चौथे नंबर पर एनिमल है, पांचवें नंबर पर ह्यूमन है। तो ये क्रम थे जो विकासवाद के थे। यहाँ पर ये इतनी चीजें हो गई, हम लोगों को क्लियर हो गई।
यहाँ पर कि डार्विन के विकासवाद सिद्धांत को इन्होंने भी फॉलो किया है। ठीक है, तो इनके फॉर्म्स क्लियर है सबको, फॉर्म्स क्लियर हो गए ना? सर इस बायोलॉजिकल के वो फादर कौन है? डार्विन फाउंडर कौन? डार्विन। ओके सर। ठीक, ये हो गया। तो ये इनके फॉर्म्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर इसके बाद मेटाफिजिक्स में और हम बात करेंगे, तो और भी हम बात करते हैं। चलिए, मेटाफिजिक्स ही अभी आपकी चल रही है। ठीक है, यहाँ तक सभी को डाउट्स क्लियर है ना? किसी प्रकार कोई डाउट तो नहीं है? बताओ। नो सर। नहीं है ना? अभी चलो, अब हम लोग और आगे चलते हैं थोड़ा सा। फिर इन्होंने अब मेटाफिजिक्स में तो इन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया। इन्होंने अगर इन्होंने बात करी तो इन्होंने रियलिटी की बात करी। रियलिटी में इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के बारे में वे केवल वही सत्य मानते हैं, वही कहते हैं यह कई वस्तुओं क्रियाओं से बना हुआ है। वे वस्तुओं क्रियाओं को समझने में नहीं पड़ते हैं, बल्कि कार्य करने में ही काम करना उचित मानते हैं। इसलिए इन्होंने जो है मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने आत्मा, ईश्वर, परमात्मा, इन सबसे के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी बात नहीं करते हैं। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो बहुत सी चीजें हम लोग को मिलती है। अकॉर्डिंग टू जेम्स के अगर आधार पे हम देखेंगे तो यह ब्रह्मांड को पूरा नहीं मानते। कह रहे दिस यूनिवर्स इज नॉट कंप्लीट, it is progressing towards completeness due to the efforts of ह्यूमन काइंड। इन्होंने बोला कि यह मानव जाति के प्रयासों से पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। ये किसने बोला है कि यह मानव जाति के प्रयासों से पूर्णता की ओर अग्रसर होती है? यह जेम्स ने बोला है। ठीक, विलियम जेम्स जिसको बोलते हैं हम लोग ना। तो ये इनकी मेटाफिजिक्स हो गई। मेटाफिजिक्स को इन्होंने रिजेक्ट किया है। क्या किया है? रिजेक्ट किया है। सर इन्होंने क्या बोला? ब्रह्मांड कई वस्तुओं और क्रियाओं से बना है। हाँ, ब्रह्मांड कई वस्तुओं क्रियाओं से बना है। और इसमें एक इन्होंने जो लास्ट लाइन बोली है, उन्होंने कहा है कि यह मानव जाति, मतलब ये पूरी की पूरी बोलते हैं कि एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन, मतलब मानव के प्रयास से ही यह पूरा का पूरा संसार चलता है। ठीक है, पूर्णता की कंप्लीटनेस की जाती है ना, कंप्लीटनेस की ओर जो जाने का काम करती है वह एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन काइंड के लिए है, कि ह्यूमन काइंड की वजह से ही, ह्यूमन काइंड के प्रयासों से ही वह अपने काम को या अपनी पूर्णता की ओर जाता है, या पूरी की पूरी समाज या पूरा का पूरा मानव जाति। ठीक, यहाँ पर फिर इसके बाद इन्होंने एक की पॉइंट जो है कि इन्होंने रिजेक्ट किया है, किसको? मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट किया है। अब यहाँ पर ये बताओ, भारतीय दर्शन में मेटाफिजिक्स को किसने रिजेक्ट किया है? बताइए आप सब लोग। सर चार्वाक ने। गलत। नहीं वेदांत। गलत। वो तो मेटाफिजिक्स पे भर भर के कहानी बताई उन्होंने, भर भर के। नहीं, वेदांत में मेटाफिजिक्स नहीं, मेटाफिजिक्स को सर नकारा है जैन ने तो बहुत बताया, अनेकांतवाद बताया। अनेकांतवाद को ही उन्होंने आगे चल के बहुत रिजेक्ट किया। बहुत सर एक नाम ले ले, कोई किसी का सही हो जाएगा। बिल्कुल, बौद्ध दर्शन में ही मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि
देखिए क्यों किया गया है, क्योंकि प्रयोजनवाद भी आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में नहीं परेशान होना चाहता। उसी प्रकार बौद्ध दर्शन भी कहता है हम दर्शन आत्मा भी के बारे में क्यों है। परेशान हो, ईश्वर के बारे में क्यों परेशान हो, जो हमारे सामने है वही काम करो अच्छे से, बाकी आगा पीछा कुछ मत सोचो, जो काम जिस समय करो उसको अच्छे से करते जाओ। यही यही लाइन बौद्ध दर्शन में भी पढ़ने, बौद्ध धर्म में भी पढ़ने को मिलता है, यही लाइन हमको प्रैग्मेटिज्म में भी पढ़ने को मिलता है। फिर अब आते हैं इसके एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं। फिर एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं जो कि ज्ञान मीमांसा है। ठीक, ज्ञान मीमांसा, इनकी ज्ञान मीमांसा में क्या है, इन्होंने कहा कि प्रैग्मेटिज्म कह रहे कि प्रैग्मेटिज्म रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस इज नॉलेज। ये लाइन याद रखिएगा, कह रहा है कि व्यावहारिक अनुभवों का पुनर्निर्माण ही ज्ञान है। क्या बोला कि प्रैग्मेटिज्म रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस इज नॉलेज। क्या वो लिखेंगे, व्यवहारिक पुनर्अनुभवों का ठीक है, प्रैग्मेटिज्म निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शंस, ठीक है, लिखा है कि प्रैग्मेटिज्म रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस इज, एक्सपीरियंसेस हो जाएगा ना, एक्सपीरियंसेस इज नॉलेज। ठीक है, ये लाइन बोलते, इन्होंने लाइन क्या बोली, इन्होंने बोला कि व्यावहारिकता, ठीक, क्या है, व्यावहारिकता जो है वह अनुभव, व्यावहारिकता अनुभवों, ठीक है, व्यावहारिकता अनुभवों का पुनर्निर्माण, ठीक है, व्यावहारिकता नहीं, व्यावहारिक अनुभवों का पुनर्निर्माण, ठीक, व्यावहारिक अनुभवों का पुनर्निर्माण क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है, नॉलेज कहलाता है। तो यहीं पर इन्होंने ये भी नॉलेज की बात करी है कि ज्ञान मीमांसा में सबसे पहले ज्ञान की अगर बात करेंगे तो इन्होंने बोला है कि जो हम लोग सीखते हैं ना, उस सीखने वालों का जो रिकंस्ट्रक्शन, पुनः निर्माण, बार बार हम किसी भी चीज को सीखते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार जब सीखते हैं तो वो चीजें हमें व्यावहारिक रूप में हमारे अंदर बस जाती है, रम जाती है। तो उसी को इन्होंने किसकी उपाधि दी है, नॉलेज की, या ज्ञान बताया इसको इन्होंने। फिर इनका मानना है कि ज्ञान साध्य है लेकिन मानव जीवन को सुखी बनाने वाले पुरुष के लिए। क्या करें, कह रहे कि दे बिलीव दैट नॉलेज प्रैक्टिकेबल बट मैन ऑफ मेकिंग ह्यूमन लाइफ हैप्पी। क्या बोला, बट मैन ऑफ मेकिंग ह्यूमन लाइफ हैप्पी, लेकिन मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए मनुष्य काम करता, पुरुष जो है मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए ही है आपका। तो यहाँ पे ज्ञान को क्या माना है, प्रैक्टिकेबल। क्वेश्चन आएगा कि ज्ञान को क्या माना है, तो इन्होंने ज्ञान को माना है साध्य। क्या माना, साध्य, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकेबल। अब ये बताओ प्रैक्टिकेबल क्या होता है, आप लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए सर, कि कोई भी लोग बताओ कि प्रैक्टिकेबल मींस क्या होता है। साध्य का मतलब होता है जिस तक पहुंचे, साध्य का मतलब होता है जिस तक पहुंचे। अनुमान में पढ़े थे ना सर, पक्ष, और साधन होता है जिसके माध्यम से पहुंचे, जो मीन होता है। साध्य का जो हमारा एम है, जहां तक हमें जाना है। एग्जांपल सेट करके बताएं सर। जैसे जीआरएफ का टारगेट है तो हम जीआरएफ करने के लिए जो क्लासेस कर रहे हैं ये हमारा साधन हो गया, हम जीआरएफ पा जाएंगे तो हमारा साध्य हो जाएगा। क्लियर। अब इन्होंने जब इतनी बातें करी हैं, जब इन्होंने मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट कर दिया है, तो जाहिर सी बात है नॉलेज को तो ये काफी अच्छे तरीके से बताएंगे। जब काफी अच्छे तरीके से ये बता रहे हैं तो ज्ञान के इन्होंने कितने भाग माने हैं।
आपने ये नहीं बताया, सही बताया गलत बताया है? सही है, सही है। अगर गलत होता तो हम खुद ही ना बस बोलते। सही है मैडम, सही है। हम्म। सही ठीक, है। सर नहीं होता बढ़िया, तो भी बहुत डर अच्छा लगता बताया है। आपने। चलिए, अब यहाँ पर बिल्कुल सही बताया है दीपाली जी ने। अब आगे जब हम लोग चलेंगे तो इसमें नॉलेज या इन्होंने बोला है कि ज्ञान के प्रकार की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ नॉलेज, क्या बोला है? टाइप्स ऑफ नॉलेज, टाइप्स ऑफ नॉलेज की बात करेंगे तो इन्होंने दो प्रकार के ज्ञान को माना है। दो प्रकार के ज्ञान को माना है। पहले में कौन आता है? इन्होंने बोला है मीडिएट मध्य। इन्होंने अभी बताते हैं। इन्होंने सबसे पहले बोला है कि मीडिएट एक्सपीरियंस इन द इंटरेक्शन ऑफ मैन एंड हिज माइंड विथ इन्वायरमेंट। मतलब कि मध्यस्थता को इन्होंने बोला कि पर्यावरण के साथ मनुष्य और उसके दिमाग की जो आपस में बातचीत होती है, उस बातचीत में जो अनुभव होता है उसको मध्यस्थता कहा है, मेडिएट बोला है। क्या बोला है? क्या बोला इन्होंने सबसे पहले? मेडिएट। मीडिएट। हाँ, मीडिएट। मीडिएट की बात करेंगे हम लोग तो मीडिएट में क्या होती है? इन्होंने मध्यस्थता में इन्होंने किसको किनको लिया है? इन्होंने इन्वायरमेंट को किसको किसको लिया है? इन्होंने मैन के माइंड और इन्वायरमेंट को लिया है। कुल मिला के मैन के, मनुष्य के मन को, माइंड को और इन्वायरमेंट को लिया है। ठीक, क्या लिया? ये मैन है, मैन के माइंड को भी लिया, मैन के इन्वायरमेंट को लिया। कहा है इन दोनों के बीच जो समायोजन करते हैं, समायोजन के लिए इन्होंने किसको इंपॉर्टेंट माना? अब ये कोई पूछ ले कि मैन को तो माना है, इन्वायरमेंट को ही माना, चलो मान तो लिया। अब इन दोनों में संबंध कैसे बताया कि मध्यस्थता कैसे होगी? तो मध्यस्थता के लिए इन्होंने क्या बताया बीच में? एक्सपीरियंस। ठीक, इन्होंने कहा कि अनुभव के द्वारा ही हम अपने मस्तिष्क का और हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, जो आवरण है, उन दोनों के बीच जो संबंध है उनको अच्छा करने के लिए हमें अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए मध्यस्थता को, मीडिएट को ज्यादा इंपॉर्टेंसी दी है। अब इन्होंने अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म की बात क्या बोली? इन्होंने बोला है कि व्यावहारिकतावाद के अनुसार पहले पॉइंट में बोलते हैं, कि सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या बोल रहे हैं ये मीडिएट में कि इन्होंने बोला पार्टिसिपेटिंग इन सोशल एक्टिविटीज इट सेल्फ रिजल्ट इन द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। मतलब सामाजिक गतिविधियों में जो हम भाग लेंगे तो भाग लेने के बाद ही हमें क्या मिलेगा? जब भाग लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? बताओ। ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति से ज्ञान की प्राप्ति कि होगी। नॉलेज कैसे ज्ञान मिलेगा? जब हम समाज में एक दूसरे के साथ उठेंगे बैठेंगे। सामाजिक, जैसे आपको बताऊं मैं, कबीर दास जी है, सूरदास जी है, इन लोग को कैसे, इन लोगों ने कोई कॉपी किताब थोड़ी पढ़ी है। इन्होंने बस ज्ञानी पुरुष लोगों के साथ बैठते थे, बातचीत करते थे। क्या सुकरात कोई पढ़ा लिखा था? क्या सुकरात पढ़े लिखे नहीं थे? वो बस दूसरे को पकड़ के बैठा के पूछते थे। सर जैसे रामभद्र जी महाराज जो अंधे हैं जन्मांध, तो उनको ऐसे पूरी रामायण कैसे याद है, कैसे पता है? ये समाज के साथ बैठे थे तो कैसे? समाज के साथ नहीं, ऐसे संतों के साथ बैठे थे जहां पर उन्होंने सुना होगा बातों को। और याद रखिएगा, जो लिख नहीं पाता है उसके सुनने की शक्ति ज्यादा होती है। जब मैंने आपको इंक्लूसिव एजुकेशन जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने उसमें बताया था, जिस चीज की मान लो हमारे बॉडी में 100% है, हमारे हाथ में अगर 100%, हमारे हाथ में कोई भी परसेंट कम होता है तो इसका कोई नहीं, इसकी पावर कहीं और यूज करी जाती है। उसी प्रकार उनमें सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक, तो ये चीजें रहती है पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में इन्होंने बोला कि बिलीव दैट सेंसेस ऑफ वर्क एंड नॉलेज आर द बेसिस ऑफ नॉलेज, माइंड एंड विजडम आर कंट्रोल ऑफ नॉलेज एंड एक्शन आर द मीडियम टू अटेन नॉलेज।
इन्होंने कहा कि विश्वास में कहा कि कर्म और ज्ञान, क्या बोला है, कर्म और ज्ञान, दूसरे पॉइंट पे कर्म और ज्ञान, ठीक है, इन दोनों की बोला है। इन्होंने बोला है कि वर्क एंड नॉलेज, कर्म और ज्ञान कह रहे कि आर द बेसिस ऑफ नॉलेज, कह रहे ज्ञान का आधार है। ये क्या है, ये दोनों ज्ञान का आधार है, बेसिस ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, बेसिस ऑफ नॉलेज की। अब कैसे, इन्होंने बताया कि मन और ज्ञान जो होती है ये ज्ञान के नियंत्रक है, ठीक है, ज्ञान में जानना, किसी भी चीज को जान गए तो वो ज्ञान की बात कह रहे हैं। इन मन जो होता है यह ज्ञान के नियंत्रक के रूप में होता है, और कर्म ज्ञान जो होता है वह ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम होता है। अब इन्होंने देखिए एक कर्म और ज्ञान दोनों को अलग अलग बताया है और एक मन और ज्ञान बताया है, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक कर्म और ज्ञान बताया है, कर्म और ज्ञान को इन्होंने ज्ञान का आधार माना है। क्या माना है, लिख लीजिएगा, ज्ञान का आधार माना है, ठीक है, आधार माना। मन को इन्होंने, अगर आपसे पूछा जाए कि सीधे सीधे आपको एक लाइन में अगर बताइए तो एक लाइन में आप ऐसे बताओगे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आप क्या बताओगे देख लो। इन्होंने बोला है कर्म को ज्ञान का आधार माना है, पहला पॉइंट, ठीक है। फिर इसी में दूसरा पॉइंट आता है, दूसरे पॉइंट में इन्होंने बोला है कि मन को ज्ञान का नियंत्रक बताया है। किसको बताया है, मन को ज्ञान का नियंत्रक बताया है, ठीक है। तो ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कर्म को ज्ञान का आधार बताया है, जबकि मन को ज्ञान का नियंत्रक बताया है। तो बेसिस ऑफ नॉलेज कौन है, वर्क है आपका, बेसिस ऑफ नॉलेज कौन है आपका, वर्क है। और क्या होगा, विजडम, क्या कि विजडम आर कंट्रोल की बात कौन करेगा, तो विजडम आर कंट्रोल जो करेगा वो माइंड करेगा, मन करेगा। क्लियर है पॉइंट सबको, बताओ ये दोनों के दोनों पॉइंट इसमें जो कहा गया है। अच्छा सर, कर्म और मन वो ज्ञान के आधार है, मन नियंत्रक के रूप में है और कर्म जो है ज्ञान का आधार है। भाई हम काम करेंगे, काम करने के बाद ही तो हमें उसका नॉलेज पड़ेगा, ज्ञान मिलेगा। और इन्होंने कहा कि जो नॉलेज अच्छा है कि बुरा है इसका ज्ञान हमें कौन देगा, इसको कंट्रोल कौन करेगा। अरे हम एक दिन गलती कर चुके, दूसरे दिन हमें गलती नहीं करनी है, तो हमारा कर्म थोड़ी बताएगा, हमारा मन बताएगा ना कि हमें गलती नहीं करनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर को ले लो, वो जब क्रिकेट खेलते थे तो एक दिन जैसे आउट होते थे उसको महीनों तक वो शॉट ही नहीं मारते थे। वो शॉट मारना क्या, उसको आती थी बॉल तो उसको छोड़ देते लेफ्ट, क्यों, क्योंकि उनका माइंड उनको बता रहा है ना कि ये काम करेंगे तो आउट हो जाएंगे हम, तो वो आउट ना हो, तो अपने मन को उन्होंने नियंत्रित करा। जब नियंत्रित कर लिए तो हमेशा नियंत्रित करने पर कंट्रोल कर लेते, तो सीमित होने पर, जैसे आपको सीमित की कहानी बताएं, घोड़ों को देखा हो, घोड़ों के आंखों के सामने जो है उनके पट्टी लगा दिया थी, क्यों, क्योंकि वो इधर उधर देख ना पाए, सीधा ध्यान उनका सामने चलने की ओर रहे। इधर उधर देखेंगे तो इधर उधर भागेंगे। तो ऐसे ही कंट्रोल की ये कहानी बताते हैं कि मन को ज्ञान का नियंत्रक बताया है, जबकि कर्म को ज्ञान का आधार बताया है। क्लियर है यहाँ पर, ठीक। अब जब इतनी बातें इन्होंने कर ली तो इन्होंने बोला कि नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस इज ट्रू, मतलब कि तीसरे पॉइंट में ये बोलते हैं कि अनुभव पर आधारित जितने भी ज्ञान होते हैं वह सब सत्य है। क्या बोला है, अनुभव पर आधारित, लेकिन अनुभव भी कैसा, जिसका हम स्वयं से अनुभव करें, स्व अनुभव के माध्यम से ही, कि हम खुद कर लेंगे तभी हम उसको मानेंगे। फिर उन्होंने बोला है कि फंक्शनल, ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला कि फंक्शनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज को ज्यादा अच्छा भी माना है, कह रहे कि एम्फेसाइज ऑन
फंक्शनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज की बात करी, अंडरस्टैंडिंग की बात करी है कि कार्यात्मक ज्ञान और समझ पर उन्होंने जोर दिया है। फिर उन्होंने बताया है कि द फेनोमेनन इज, हाँ, कह रहे कि द फेनोमेनन इज कंसिस्टेंटली चेंजिंग टू नॉलेज अबाउट ट्रूथ मस्ट चेंज अकॉर्डिंगली। मतलब घटना लगातार बदलती रहती है, सत्य के बारे में भी यह ज्ञान को बदलने के रूप में मानते हैं। इन्होंने कहा जिस प्रकार घटनाएं बदलती हैं, घटनाएं बदलने के साथ साथ उनके इतिहास भी बदलते हैं। जब उनके इतिहास बदलेंगे तो उनकी सच्चाई भी बदलेगी। तो इन्होंने इसलिए किसी भी एक विषय वस्तु को क्या माना, सत्य नहीं माना। इन्होंने बोला कि सत्य हमेशा परिवर्तनशील, परिवर्तित होता रहता है, ठीक है, परिवर्तित होता रहता है। तो ये इन्होंने अपनी पूरी की पूरी मेटाफिजिक्स में इतनी बातें बताई हैं। क्लियर है? इतनी बातें बताओ सभी को। सर एक चीज बता दीजिए, एम्फेसिस इन्होंने फंक्शनल नॉलेज और किस पे डाला था? क्या चीज? सर जो इन्होंने फंक्शनल नॉलेज था उस पे एक तो जोड़ दिया, कार्यात्मक हाँ। ज्ञान पे दूसरा सर कौन से ज्ञान पे दिया था जोर? इन्होंने बोला था फंक्शनल और अंडरस्टैंडिंग पर। जी सर। हाँ, इन दोनों पर जोर दिया था, ठीक। सर एक और नॉलेज के बारे में इन्होंने कुछ कहा था सर, अनुभव पर आधारित ज्ञान को इन्होंने सत्य माना था। ओके सर, ठीक ठीक ठीक, इतने पॉइंट हो गए। अब हम बात करेंगे इसमें ऑक्सियोलॉजी की बात करेंगे इसमें, ठीक है। ऑक्सियोलॉजी पर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। चलो इसको साफ करते हैं, इसको साफ करते हैं। अब ऑक्सियोलॉजी पर हम लोग बात करते हैं। संडे को क्या करेंगे, संडे को कॉम्परेटिव वे में पढ़ाएंगे, 4 के 4 या 5 जितने भी हो जाएंगे कल तक, सबको संडे को क्या करेंगे, सर इसकी एक्सियोलॉजी बहुत जल्दी आ गई। क्या बोले? एक्चुअली इसकी एक्सियोलॉजी बहुत जल्दी आ गई। हाँ हाँ, बहुत जल्दी आ गया इसमें। इसमें केवल प्रैग्मेटिज्म में बहुत ही कम चीजें हैं, है तो बहुत ज्यादा, लेकिन इसमें की पॉइंट्स को निकाल कर या इसके डीप में भी हम लोग पढ़ते हैं तो डीप में भी इतनी ही चीजें मिलेंगी। जब हम इसके अंदर की एम्स ऑफ एजुकेशन और इसमें और भी करिकुलम और टीचिंग मेथड, इन सब चीजों को पढ़ते हैं ना, तो वो जब पढ़े तो उसमें हम लोग को लंबी चीजें मिलेंगी। अब देखिए ऑक्सियोलॉजी और एथिक्स की बात करेंगे, तो इसमें एथिक्स और या ऑक्सियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या, सत्य, आदर्शों और मूल्यों में विश्वास नहीं करता है। ये क्या करता है कि व्यवहारवादी कहते हैं कि पूर्व में निर्धारित चाहे सत्य, चाहे आदर्श हो, चाहे मूल्य हो, हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे भाई? इन्होंने कहा कि इसलिए क्योंकि वह निश्चित आचार संहिताओं से नहीं बनी होती। मतलब निश्चित आचार संहिताओं से ही बनी होती, अनिश्चित नहीं होती है। मतलब कह रहे कि प्रैग्मेटिज्म does not believe in predetermined, क्या याद है, प्रीडिटरमाइंड ट्रूथ को नहीं मानते हैं। एक्सियोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो इन्होंने प्रीडिटरमाइंड नहीं मानते हैं, प्रीडिटरमाइंड ट्रूथ की बात, प्रीडिटरमाइंड ट्रूथ को नहीं मानते हैं। फिर कहते हैं ideas and values and hence they do not make any definitive code of conduct। तो इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को भी नहीं माना है। इन्होंने बोला है कि हम मानव जीवन जो होता है वह हमेशा बदलने वाला होता है, इसलिए कोई भी कार्य, कोई भी सत्य ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। इसीलिए उन्होंने इन सब चीजों का विरोध करते हुए कहा कि पर्यावरण के साथ हमें तालमेल बैठाना चाहिए। क्या बोलते, कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ ऑलवेज कीप्स ऑफ चेंजिंग, हेंस नो एक्ट कैन बी फिक्स्ड, वन शुड हैव दैट
kind of strength so that he can adjust to the environment। इन्होंने बोला, फिर ये बोलते हैं कि मानव जो होता है वह स्थायी और बाहरी मूल्यों पर विश्वास नहीं करता है, कह रहा कि does not believe on standard permanent and external values। इन्होंने और क्या बोला, इन्होंने बच्चों के लिए बोला है कि बच्चों में सामाजिक कौशल विकसित करें। जो बच्चों के लिए बच्चों, इन्होंने बोला कि डेवलप सोशल स्किल इन चेंजिंग। अगर समाज की बात सबसे ज्यादा किसने करी है, तो समाज की बात सबसे ज्यादा प्रैग्मेटिज्म ने ही सबसे ज्यादा समाजवाद की बात करी है। इन्होंने समाज में समायोजन करने के लिए स्वयं के लिए आजीविका अर्जित करना, मानव उपयोग के लिए वस्तुओं का प्रयोग करना, इन सब चीजों के बारे में बताया है। ठीक है, अगर हम लोग एक एक बात करें कि मेटाफिजिक्स में इन्होंने क्या बात करी है, मेटा को इन्होंने क्या रिजेक्ट किया है, सबसे एक लाइन में अगर बात करें। इपिस्टेमोलॉजी में क्या बात किया है, इमीडिएट नॉलेज। हाँ, अगर हम करेंगे मीडिएट और इमीडिएट की बात करें ना, जी सर, मीडिएट और मीडिएट नॉलेज की बात की, वहीं से स्टार्ट किया। मीडिएट और इमीडिएट नॉलेज की बात करते हैं। और ऑक्सियोलॉजी में अगर हम जाएंगे तो ऑक्सियोलॉजी में क्या बात करी उन्होंने, रिलेटिव वैल्यू की, सोशल स्किल की, मुख्य रूप से सोशल स्किल वाली ये बात करते हैं कुल मिला के। ठीक है सर। हाँ बोले सर, जो एपिस्टेमोलॉजी में है आपने वो मनुष्य का बताया है, मध्यस्थता वाला, उसके बाद ये दूसरा पॉइंट कौन सा है जो कर्म और ज्ञान का आपने बताया था? मध्यस्थता और अमध्यस्थता। मध्यस्थता में उन्हें अनुभव को माना है, जबकि अमध्यस्थता में उन्होंने कहा है किसी भी चीज को हम जब सीखते हैं तो सीखने के लिए हमें डायरेक्ट अनुभव की जरूरत पड़ती है, ना कि हम पुराने अनुभवों को लेके चले। इन्होंने कहा कि जैसे मान लो कोई गणित का अध्यापक है, गणित का अध्यापक आपको 2 का पहाड़ा याद कराए, तो आप अगर प्रैग्मेटिज्म वाले होगे तो आप कहोगे नहीं गुरुजी हम नहीं मानेंगे, तो कहेगा अच्छा नहीं मानोगे, तो वो आपको टेबल बना के देगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ऐसे बना के देगा, तब आप कहो गुरुजी ये 2 into 2 होता कैसे है गुणा, तो वो बताएगा आपको कि भाई 2 का 2 में गुणा का मतलब हुआ 2 का 2 में गुना कर दो, दुगना कर दो, दुगना का मतलब दुगना का मतलब होता है डबल कर दो, या जितना, जैसे मान लो 2 फल रखे हैं आपके सामने, अब आप कहा जाए इसका दुगना करो, तो दुगना करने का मतलब कि हमारे पास 2 फल है, 2 फल आप ले आकर और रखोगे, तो यहाँ पर तब जाके वो 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही जब वो टीचर उनको समझाता है प्रैग्मेटिज्म वालों को, तब उसमें जाके ये चीजें उनको आती है। तो इसलिए इमीडिएट की भी बात इन्होंने कर रखी है, यहाँ पर मीडिएट और इमीडिएट 2 प्रकार के नॉलेज की बात करी इन्होंने। क्लियर है, बताओ। सर हम ये पूछ रहे, जी सर ये क्लियर है, ये पूछ रहे हैं कि जो लास्ट में आपने पॉइंट कराया है कर्म को ज्ञान का आधार माना गया है, तो ये इमीडिएट में आएगा? ये इसी में बताया, मेटाफिजिक्स में बताया कि एपिस्टेमोलॉजी में बताया मैंने? एपिस्टेमोलॉजी में बताया, ये प्रैग्मेटिज्म के अनुसार बताए थे ये। हाँ। ना जो 3 लिखे हैं ना हमने, सामाजिक रूप से भाग लेना और कर्म और ज्ञान, मन और ज्ञान, ये प्रैग्मेटिज्म के अनुसार सर ने बोला था स्टार्टिंग में कि प्रैग्मेटिज्म के अनुसार, व्यवहारवादियों के अनुसार ये होता है, जो नंबरिंग डाल के लिखवाए थे। हाँ, तो ये प्रैग्मेटिज्म के आधार पे इन्होंने जो हमने बताया था कि कर्म को ज्ञान का आधार मानते हैं और मन को ज्ञान का नियंत्रण मानते हैं। ये तो जो लाइनें बताई थी वो होती इसके अंतर्गत इमीडिएट में ना, इमीडिएट में। ठीक, तो वो एक्सियोलॉजी में सोशल स्किल बताइए। हाँ, एक्सियोलॉजी में सोशल स्किल है हमारी। जी सर, एक चीज और बता दीजिए, जो आप इसकी एक्सियोलॉजी में बता रहे थे कि इन्होंने एक तो एडजस्टमेंट की बात की, फिर मानव के लिए क्या बोला था?
इन्होंने मानव के लिए ही तो सब कुछ बोला है कि ये जो सब काम करते हैं ये सब मानव के लिए ही तो है। एक्सियोलॉजी में अभी और भी चीजें ना, अभी इतनी थोड़ी है इसमें। एक्सियोलॉजी में और इन्होंने बोला कि वैल्यूज, इन्होंने बोला कि जो भी मूल्य बनता है वह मनुष्य द्वारा ही निर्मित होता है। जब मूल्य जो है मनुष्य द्वारा निर्मित होगा, जब मनुष्य भी चेंज हो रहा है तो मूल्य भी चेंज होंगे। मतलब कह रहे कि वैल्यू आर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग। फिर कहता है कि ईच जनरेशन क्रिएट न्यू वैल्यू एंड सॉल्यूशन टू डील विथ न्यू प्रॉब्लम्स। इन्होंने कहा कि प्रत्येक पीढ़ी नई समस्याओं से निपटने के लिए नए नए मूल्यों को, नए नए समाधानों का निर्माण करती है। इसीलिए इन्होंने ये लाइन बोली। फिर उन्होंने बोला कि इथिकल वैल्यू आर जनरली टेस्टेड। मतलब इन्होंने बोला कि नैतिक मूल्यों का आमतौर पर परीक्षण किया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कई प्रकार में, जैसे ईमानदारी वाले क्वेश्चन बन ही चुका है, और भी इससे रिलेटेड जितने भी थिंकिंग थॉट्स हम लोग सोच सकते हैं वो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इन्होंने बोला है कि ट्रुथ अबाउट वैल्यू डिपेंडेड ऑन द अल्टीमेट ऑफ लाइफ, अल्टीमेटली लाइफ। मतलब कि इन्होंने बोला कि जीवन की उपयोगिता पर निर्भर मूल्यों के बारे में ही सच्चाई जाननी चाहिए हमें। मतलब कि जो जीवन को उपयोगी बनाए ऐसे वास्तविक मूल्यों का ही हमें ज्ञान करना चाहिए, फालतू के नई मूल्यों को हमें अपनाना चाहिए। इन्होंने कहा कि समय समय पर मूल्य बदलते रहते हैं, इसलिए इनके परिणाम भी बदलते रहते हैं और इच्छा के आधार पर ही बदलते हैं। अब इतनी चीजें, फिर उन्होंने कहा कि उद्देश्य भी इनके बदलते हैं। अब उद्देश्य कैसे बदलेंगे? जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग के पढ़ने के उद्देश्य है, कुछ देर बाद भूख लगेगी, भूख के उद्देश्य होंगे। तो उन्होंने उद्देश्य को भी क्या बोला है, कह रहे हैं कि टू इनेबल द, ठीक, ये बोलते टू इनेबल द इंडिविजुअल टू एडजस्ट विथ द चेंजिंग सोशल इन्वायरमेंट। इन्होंने कहा कि व्यक्ति को बदलते सामाजिक परिवेश के साथ तालमेल बैठाने के लिए अपने आप में भी उसको बदलाव करना पड़ता है। इनमें इनकी रुचि, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार ही इनको विकसित किया जाता है। इसमें सामाजिक प्रभावों का देखा जाता है। तो अनेक प्रकार के ये मूल्य इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि एम्स ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। इसके एम्स ऑफ एजुकेशन में और क्या चीजें आपकी आएंगी? इन्होंने बोला है कि बच्चे को स्वयं सत्य की खोज करने के लिए सक्षम बनाओ। क्या बोला है कि टू इनेबल द चाइल्ड टू डिस्कवर द ट्रुथ हिमसेल्फ। अब ये लाइन हम लोग को नेचरलिज्म में भी पढ़ने को मिलता है। किसमें मिलता है? नेचरलिज्म में भी पढ़ने को मिलता है। तब इसमें डिफरेंस क्या है? तो इन्होंने बोला कि हाँ भाई मेरे में डिफरेंस है। तो हमने पूछा क्या डिफरेंस है? तो उन्होंने कहा कि टू मेक चाइल्ड सेल्फ रिलेंट, मतलब बच्चे को आत्मनिर्भर बनाओ। क्या बोला इन्होंने? कि बच्चे को आत्मनिर्भर बनाओ। अब इन्होंने कहा कि कैसे बनाए? तो उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवेश को समझने की उसमें क्षमता को, अनुभवों को आत्मसात करने की उसमें क्षमता लाओ, उनको आदर्शों को परिभाषित करने की उनके अंदर क्षमताओं का विकास करो। कह रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, एबिलिटी टू असिमुलेट एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी टू डिफाइन डील्स। मतलब कि क्या करना है? उनके अंदर योग्यता लानी, किसकी? अंडरस्टैंडिंग की, अंडरस्टैंडिंग की योग्यता, एबिलिटी लानी है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा, किसकी एबिलिटी लानी है? सोशल इन्वायरमेंट से क्या करना है? सोशल इन्वायरमेंट से लेनी है। फिर एबिलिटी किसकी लानी? एबिलिटी टू असिमुलेट एक्सपीरियंस। ठीक, कैसी? असिमुलेट एक्सपीरियंस के बारे में बोला है। असिमुलेट एक्सपीरियंस,
असिमुलेट एक्सपीरियंस की बात बोली है। असिमुलेट एक्सपीरियंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मसात जो करता है अपने आप को, उसको बोलते हैं आत्मसात अनुभव। अनुभव को जो आत्मसात करने की क्षमता होती है उसका हम प्रयोग करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि डिफाइन मतलब कि आदर्शों को डिफाइन करने वाला भी इनको बनाइए, कि आइडियाज को जो डिफाइन करे। तो डिफाइंस आइडियल्स, जो आदर्शों को या नैतिकता को सही तरीके से बता सके। तो कुल मिला के हम इन सब को एक साथ जोड़कर एक लाइन में क्या कह सकते हैं कि सोशल चेंज या सोशल स्किल को डेवलप करना ही इसके अंतर्गत आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा सर। ठीक, यहाँ पर एक वर्ड आता है डेमोग्राफिक। क्या आता है? डेमोग्राफिक लाइफ। याद रखिएगा, लिखिएगा डेमोग्राफिक, ठीक है, डेमोग्राफिक लाइफ, ठीक है, डेमोग्राफिक लाइफ। तो डेमोग्राफिक लाइफ की बात जो है यही करता है। प्रयोजनवाद मतलब कि जनसांख्यिकी जीवन पर शिक्षा, ठीक है, तो एजुकेशन ऑन डेमोग्राफिक लाइफ। जनसांख्यिकी मतलब जनसंख्या के बारे में, उनके ग्राफ के बारे में, कैसे क्या नहीं है, ये सब चीजें बताते हैं हम लोगों को। क्लियर है? बताओ इतने पॉइंट्स। ठीक, अब इसमें अगर हम करिकुलम की बात करेंगे, चलो करिकुलम की हम बात कर लेते हैं। इनका करिकुलम कैसा होना चाहिए। प्रैग्मेटिज्म आज ही खत्म हो जाएगा अभी, ठीक सर आज पूरा खत्म हो जाएगा क्या? हाँ, प्रैग्मेटिज्म अभी खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें ज्यादा बचता नहीं। सर बड़ी जल्दी खत्म हो गया ये तो। चलिए, जब प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं तो प्रैग्मेटिज्म नहीं 2 दिन में पढ़ते ना तो पढ़ने का टाइम रिवीजन का मिलता है। ठीक, करिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो करिकुलम में हमको क्या चीजें मिलती हैं, चलो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें कहता है कि व्यावहारिक और उपयोगितावादी विषयों पर जोर दिया गया। तो इसमें व्यावहारिकता और उपयोगितावादी में मतलब कह रहा है कि एम्फेसाइज ऑन प्रैक्टिकल एंड अल्टी ट्रेनर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। उपयोगितावादी चीजों की मतलब कि इन्होंने कहा कि बेसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। सर अब थक गए। क्या हो गया? दिमाग बंद हो गया सर, बहुत थक गए। यूटिलिटी की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यूटिलिटी के साथ साथ इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन की बात करते हैं मतलब एकीकरण की, ठीक है, एकीकरण की बात करते हैं। फिर एकीकरण के साथ साथ इन्होंने बोला है कि अनुभवों के सिद्धांतों पर भी जोर दें। मतलब कुल मिला के इतनी चीजें बताते हैं। इसमें इन्होंने स्वास्थ्य, स्वच्छता, शरीर विज्ञान, समाज शास्त्र, इतिहास, भूगोल, इतनी सब चीजों को पढ़ने के बारे में बताते हैं। ठीक, सब्जेक्ट पे इन्होंने सभी सब्जेक्ट को जहां तक पढ़ने के लिए बोला है। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करेंगे। मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करेंगे तो मेथड्स ऑफ टीचिंग में इन्होंने क्या बोला है? लर्निंग बाय डूइंग बोला है। लर्निंग बाय डूइंग सर, इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंडिविजुअल अप्रोच। फिर आपने क्या बोला है? इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात बोली है। फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात बोली। इंडिविजुअल, और इसमें क्या बोला है आपका? इंडिविजुअल अप्रोच बोला है। इंडिविजुअल अप्रोच बोला है। और क्या बोला इन्होंने पर्पसिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग। पर्पसिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हाँ, पर्पसिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग। प्रोसेस ऑफ लर्निंग। पर्पसिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग की बात बोली उन्हें। ठीक, इतनी बात करिए। फिर उन्होंने डीवी ने, अब इसमें इतनी चीजें बताते हैं कि सबसे पहले करके सीखने की बात करी, फिर एकीकृत दृष्टिकोण बताया है, फिर व्यक्तिगत दृष्टिकोण बताया है, फिर सीखने के उद्देश्य
सीखने के उद्देश्य पूर्ण प्रक्रियाओं के लिए डीवी के प्रायोगिक विधि को लिया है। किसके? डीवी के प्रायोगिक विधि को, डीवी के प्रायोगिक विधि को इन्होंने लिया है। ठीक है, प्रायोगिक विधि को लिया। अब इनके शिष्य जो थे किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दिया था, लिख लीजिएगा। इनके शिष्य जो थे डीवी के शिष्य किलपैट्रिक। ठीक है, पूरा का पूरा कंप्लीट होता है जिसमें मेथड में इतनी चीजें बात करते हैं। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड को दिया था। यहाँ पर आपका प्रैग्मेटिज्म कंप्लीट होता है और कल सुबह हम लोग मार्क्सवाद पढ़ेंगे, या सॉरी मार्क्सवाद भी पढ़ेंगे, अस्तित्ववाद भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग मार्क्सवाद पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग अस्तित्ववाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आप सब लोग भी आराम करिए। सभी को समझ में आए ना क्लासेस पूरी? जी सर। जी सर। सुबह 6 बजे ना सर? हाँ, 6 सवा 6 सर बजे, इधर लेट हो जाता है, फिर काम नहीं हो 6 बजे पाता है ना? सवा 6 तक रहेगा, 6 सवा 6 तक। ठीक सर, 6:15 ठीक रहेगा। तो 6 बजे उठ के सर 6:15 तक बैठ जाते हैं। अच्छा, 6 बजे उठेंगे, सवा 6 बजे बैठ जाएंगे। जी सर। अरे वाह, हमको तो समझ लो 4:30 बजे अगर उठ जाते तो आप 6 बजे हो जाते। अगर 5 बजे उठते हैं थोड़ा समय लग जाता है ना, पूरा एकदम नहा धो के एकदम फिट होकर आने में समय लगता है। ठीक, तो इसीलिए जो है 6:15 का टाइम रखते हैं फिर हम कि सोचते थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए सब कुछ। उससे कल से करेंगे, अब 4 बजे से उठेंगे, लेकिन कल होता ही नहीं ऐसे। नहीं, चलिए वो ठीक है, रात को ज्यादा देर जग जाते हैं ना, इसलिए ऐसा होगा। चलिए सभी को फिर नहीं सर, 11 बजे सो जाते हैं सर। 8:30 बजे क्लास, 11 बजे सो गए सर। नहीं उसमें सर, लिखा है वो कि एक अलार्म लग गया है, वो 5-6 सर, बजे उठ पता ही है? जाते हैं। रात में सर हमने कितनी भी पता है देर में कि सोए। एक हेल्दी पर्सन को 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए, तो वही कोशिश करते हैं सर। नहीं सही है। वाह, क्या बात है। चलिए ठीक है, चलिए Good सब night, आराम sir. करिए, डिनर Thank you, करिए। sir. थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट सर, जय हिंद। जय हिंद, जय